हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल धर्मेंद्र ऑफिशियल टीचिंग में। जैसा कि देखिए, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं दहन और ज्वाला। तो दहन और ज्वाला, तो सर दहन का परिभाषा देखेंगे। दहन का क्या होता है? तो होता है आप किसी भी पदार्थ को, चाहे वो कार्बन हो चाहे वो सल्फर हो, आप किसी भी पदार्थ को, मान लीजिए एक लकड़ी को भी, आप ये कुर्सी को, टेबल को, कुछ किसी को भी जब आप वायु में जलाते हैं, तो वो जब वायु में जलाते हैं तो क्या होता है? तो वायु में जलाते हैं तो वो अपना ऑक्साइड देता है और ऊष्मा और प्रकाश की उत्पन्न होती है। तो इसे ही हम दहन कहते हैं। अर्थात जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन में जलाने पर, किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन में जलाने पर ऊष्मा और प्रकाश देती है, जलने की इस क्रिया को दहन कहते हैं। किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन में जलाने पर ऊष्मा और प्रकाश देती है तो जलने की इस क्रिया को दहन कहते हैं। तो बोलिएगा, एक उदाहरण बताइए ऐसा जो आप जलाते हैं। तो कार्बन को आप ऑक्सीजन में जलाइएगा तो CO2 देगा, ये गैस देगा। आप प्लस में ऊष्मा और प्लस प्रकाश देगा। आप किसी भी कार्बनिक पदार्थ को, अर्थात ये मार्कर जो है ना, अगर जो आप इसे भी जलाइएगा तो इसमें भी कार्बनिक पदार्थ है, आप इसे जलाइएगा तो जलेगा, तो धुआं निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो देखिएगा, ये कार्बनिक पदार्थ है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड बना के, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो काला धुआं, इसको जलाने पर, आखिर मैं इसे जलाऊंगा मार्कर को तो काला धुआं निकलेगा, तो ये है मेरा कार्बन डाइऑक्साइड। काला धुआं ऊपर की ओर जाएगा। और अगर जो आप इसके जलने के क्रम में, अगर जो आप इसके निकट अपने हाथ को ले जाइएगा तो आपको गर्माहट सी महसूस होती है, तो यही मेरा ऊष्मा है। और जब जलेगी तो अंधेर में इंजोर हो जाएगा, तो ये मेरा प्रकाश है। तो यही कहता है, जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ऊष्मा और प्रकाश की उत्पन्न होती है। जलने की इस क्रिया को आप लोग दहन कहते हैं, या हम लोग दहन कहते हैं, और इसे दहन कहते हैं। इसी प्रकार सल्फर को आप ऑक्सीजन में जलाइएगा तो SO2 बना लेगा, ये SO2 बना लिया। आप प्लस में ऊष्मा, आप प्लस में प्रकाश देगा, तो ये भी जस्ट इसी प्रकार प्रोसेस है। उसी प्रकार अब बोलिएगा कि क्या जलने के लिए ऑक्सीजन को होना आवश्यक है? तो जलने के लिए ऑक्सीजन को होना आवश्यक है, लेकिन कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो बिना ऑक्सीजन को भी जलते हैं। तो वो कौन सी रासायनिक पदार्थ है? तो वो आपके सामने है। देखिए, मैग्नीशियम को मैग्नीशियम को नाइट्रोजन गैस में जलाने पर 3Mg प्लस N2, आप देखें कि 3Mg हमने यहाँ क्यों लिया? क्योंकि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है? नाइट्रोजन की परमाणु संख्या आखिर कितना होता है? 7 होता। तो एक नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण सकता, तो 2 नाइट्रोजन 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता। लेकिन एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन प्लस होता है, इस पर एक मैग्नीशियम पर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो क्या 3 मैग्नीशियम 6 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है? तो 6 प्लस हो सकता है, और यहाँ पे 6 माइनस हो सकता है। तो यही संतुलित करने के लिए हम 3 मोल का मैग्नीशियम को लिए हैं। तो ये बनाएगा क्या भाई? तो ये बनाएगा जलाने पर Mg3 और N2, और प्लस में ऊष्मा देगा और प्लस में प्रकाश देगा। तो आप जान लीजिए कि इसको Mg को नाइट्रोजन गैस में जलाया जा सकता है। इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ये ऑक्सीजन की, मैग्नीशियम एक ऐसा धातु है जो नाइट्रोजन में जलता है, अर्थात ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जलता है। तो बोलेगा कि एक और उदाहरण बताइए सर जो कि नहीं जलता है, एक और उदाहरण बताइए जो बिना ऑक्सीजन के जलता है। तो अगला उदाहरण आपके सामने है कि आप एक जलती मोमबत्ती को, आप मोमबत्ती का सूत्र जानते हैं क्या होता है? C25H52।
मोमबत्ती का सूत्र होता है C25H52। इसे आप 26 मोल के 26Cl2 आप एक जलती मोमबत्ती को, इसे मोमबत्ती कह सकते हैं, मोमबत्ती, ये मोमबत्ती का सूत्र है। तो अब मोमबत्ती का सूत्र का रासायनिक नाम क्या होगा भाई? तो इसका नाम होगा पेंटाकोसेन। पेंटाकोसेन मोमबत्ती का रासायनिक नाम आपसे पूछ दे, अगर जो रासायनिक सूत्र पूछ दे तो C25H52 ये मेरा मोमबत्ती का रासायनिक सूत्र है। लेकिन अगर जो इसका नाम पूछ दे क्या होगा तो पेंटाकोसेन होगा। अब ये परस्पर अभिक्रिया करेगा तो आप जानते हैं कि क्या होगा, तो ये कार्बन 25 मोल का कार्बन देगा, 25 मोल का कार्बन ये 25 मोल का कार्बन अलग हो जाएगा और ये मेरा बना देगा 52HCl प्लस 52HCl। आप संतुलित कीजिएगा जोड़ के तो यही होगा, वो करना आपका काम है, मैंने पहले बता दिया। तो ये 52 मोल का HCl हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये होगा और प्लस में ऊष्मा और प्रकाश भी होगा इसमें, ऊष्मा प्लस प्रकाश। तो आप जानते हैं कि एक जलती हुई मोमबत्ती को क्लोरीन गैस के जार के निकट लाने पर वो मोमबत्ती और जलने लगती है। इसका मतलब समझिए कि उस जार में क्लोरीन गैस है, वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, फिर भी मोमबत्ती जल रहा है। तो ऐसा भी होता है कभी कभी गैस की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हमारे दहन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी दहन होता है। तो इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए दहन के लिए कुछ आवश्यक शर्त होते हैं, जैसे कि आप जब किसी दहन कीजिएगा मतलब जलाइएगा तो उसके लिए भी एक आवश्यक शर्त होते हैं। तो चलिए ये सबको मिटा देते हैं, ये सब तो आप स्क्रीनशॉट मारिए लीजिएगा वीडियो रोक के। अब देखिए दहन के लिए आवश्यक शर्त, तो पहला आवश्यक शर्त क्या है? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, ये मेरा दहनशील पदार्थ की उपस्थिति हो गया। दूसरा होगा दहन के पोषक की उपस्थिति, तो दहन के पोषक की उपस्थिति अर्थात O2 होना आवश्यक। तो अगला होता है ज्वलन ताप की प्राप्ति, ज्वलन ताप की प्राप्ति। तो दहनशील की उपस्थिति क्या होनी चाहिए? तो दहनशील की उपस्थिति मतलब दहनशील पदार्थ होना चाहिए, जैसे जलने वाली पदार्थ होनी चाहिए जैसे जलने वाली पदार्थ होता है कार्बन, सल्फर या लकड़ी, कोई फाइबर, प्लास्टिक, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब मेरा दहनशील पदार्थ में आता। तो ये पदार्थ होना आवश्यक है, नहीं तो दहनशील पदार्थ ऐसे क्या बालू जल सकता है, पत्थर जल सकता है? ये सब नहीं जल सकता, बालू पत्थर नहीं जल सकता। क्यों नहीं जल सकता? क्योंकि ये दहनशील पदार्थ नहीं, ये दहन का अपोषक होता है। जबकि डीजल, पेट्रोल, निवारी, पुआल, ये सब हमारे दहन का पोषक होता है, इसलिए ये दहनशील पदार्थ हो। तो इस पदार्थ को होना बहुत आवश्यक है। जैसे केरोसिन, डीजल, पेट्रोल ये रहना चाहिए, बालू और गिट्टी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बालू और गिट्टी कभी जल ही नहीं सकता, पत्थर कभी जल ही नहीं सकता। तो ये हो गया पहला मेरा। दूसरा हो सकता दहन के पोषक की उपस्थिति। जब आप जलाते थे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति होती थी ऑक्सीजन होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी जैसे कि मैंने बताया है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, जैसे मैग्नीशियम को नाइट्रोजन में जलाया जा सकता। उसी प्रकार
मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती को क्लोरीन गैस के जार की ओर ले जाया जा सकता है, तो उसमें भी वो मोमबत्ती जलती है। तो कुछ ऐसे होते हैं, तो चलिए उसे छोड़िए, वो अपवाद में आते हैं। लेकिन दहन के लिए पोषण की उपस्थिति अथवा O2 की उपस्थिति होना आवश्यक है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें नहीं होता, लेकिन अधिकांश में ये O2 होना, ऑक्सीजन की उपस्थिति होता। अब क्या है कि ज्वलन ताप की प्राप्ति। तो ज्वलन ताप की प्राप्ति क्या है भाई? ज्वलन ताप की प्राप्ति यही है कि आपको एक माचिस की छोटी टुकड़े अर्थात छोटी लकड़ी को दे दिया जाए और उसे लाइटर से जलाने के लिए कहा जाए। आप उधर लाइटर जलाइएगा, वो तुरंत जलने लगेगा। लेकिन वही आप 10 कुंटल का मोढ़ा ले लीजिएगा, आपको उसे लाइटर से जलाने के लिए कहा जाए, तो क्या आप जला पाइएगा? 2-3 दिन लग जाएगा। ऐसे लाइटर बाढ़ले रहिएगा, उसको कुछ फर्क के नहीं पड़ेगा, क्योंकि भिन्न भिन्न पदार्थ को जलने में अलग अलग ताप की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि वह ताप जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, उसे उस पदार्थ का दहन कहते हैं। जिस न्यूनतम ताप पर हम कह सकते हैं कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, उसे उस ताप का ज्वलन ताप कहते हैं। तो जब तक नहीं ज्वलन ताप प्राप्ति होगा, तब तक पदार्थ जलेगा ही नहीं। तो ये ज्वलन ताप को होना भी आवश्यक है। और इसके अलावे और मेरा आ जाता है मोमबत्ती की ज्वाला। तो मोमबत्ती की ज्वाला और मोमबत्ती का बनावट आपको बताएंगे हम। तो मोमबत्ती की ज्वाला, पहले मोमबत्ती आप बना लीजिए। ये मेरा मोमबत्ती है मान लीजिए मोमबत्ती है। इसमें 3 बिंदु होते हैं। इसमें 3 बिंदु होते हैं। ये मेरा पहला हो गया, ये मेरा दूसरा हो गया, और ये मेरा तीसरा हो गया। इस प्रकार लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरा केंद्रीय मंडल है। केंद्रीय मंडल की इसे क्यों कहा गया? क्योंकि ये केंद्र है, बीच में है, तो इसे केंद्रीय मंडल है। और केंद्रीय मंडल में जो है ना इसमें पिघला हुआ मोम रहता है। पिघला हुआ मोम रहता है, यहाँ पे मोम जलता है नहीं। और आप देखिएगा यहाँ अगर जो दीप जलाते होंगे घर में, तो छोटे छोटे कार्बन का टुकड़ा रहता, छोटा छोटा रहेगा, वो चारों ओर घेरे रहता है इस मोम, पिघले हुए मोम को। और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता, चूँकि चारों ओर से लगा हुआ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता, जिसके कारण यहाँ पे दहन नहीं होता, यहाँ पे अदहन होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन बाष्पित, यहाँ पे मोम बाष्पित नहीं होता। ये दूसरी घली में जाकर, अर्थात प्रकाशमान मंडल, ये अब अगला आ जाता है प्रकाशमान मंडल। तो ये प्रकाशमान मंडल में थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन होता है, जिसमें अपूर्ण दहन होता है, अर्थात पूरा रूप से दहन यहाँ भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन होता है, तो थोड़ा थोड़ा ये मोम को वाष्पित करता है। उसी प्रकार ये मेरा होता है प्रकाशहीन मंडल। प्रकाशहीन मंडल, और प्रकाशहीन मंडल सबसे गर्म मंडल होता। आप यहाँ पे छू दीजिएगा, आपको कोई, अब यहाँ पे मतलब होता है क्या, पिघला मोम होता। तो आप मोमबत्ती जब जलाते हैं तो हाथ पर पिघला हुआ टपका लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होता, थोड़ा लहरता, तो ये पिघला हुआ मोम है। आप यहाँ पिघला हुआ मोम डालिएगा तो कोई दिक्कत ना। लेकिन यही आप यहाँ पे प्रकाशहीन मंडल में अपना अंगुली डाल दीजिएगा, तो अंगुली 2-3 दिन तक लहरेगा। क्यों लहरेगा? क्योंकि यहाँ पे ताप बहुत अधिक होता है। चलिए देखते हैं। केंद्रीय मंडल यह नीला होता है, ये केंद्रीय मंडल नीला होता है, ठीक। और इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, और इसमें दहन नहीं होता, इसमें पिघला हुआ मोम रहता है, ठीक। ये मेरा हो गया अदहन क्षेत्र। इसे अदहन क्षेत्र ही कह सकते हैं हम, जहां दहन नहीं होता उसे। अब प्रकाश मंडल क्या है? तो प्रकाश मंडल, इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होता है, अर्थात कम मात्रा में रहता है, जिसके कारण वाष्प का अपूर्ण दहन होता है, अर्थात पूरा जल नहीं पाता है। इसमें कार्बन के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं। यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है। अर्थात अगर जो कहा जाए ज्वाला का सबसे बड़ा भाग, तो प्रकाशमान मंडल होगा ज्वाला का सबसे बड़ा भाग।
और इसमें सबसे बड़ा भाग होता है, इसमें पीला प्रकाश निकलता। ये प्रकाशमान मंडल में पीला निकलता और जबकि केंद्रीय मंडल में नीला निकलता है। और अब अगला आता है प्रकाशहीन मंडल। इस भाग में मोम के बाष्प का चूर्ण पूर्ण दहन होता है क्योंकि ऑक्सीजन अपर्याप्त मात्रा में रहता है। इस भाग में प्रकाशहीन मंडल में ये मोम को बहुत ही तेजी से वाष्पित करता। क्यों करता? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में रहता और यह सबसे गर्म क्षेत्र है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा दिया दहन और ज्वाला, दहन पढ़ा दिया। अब अगला चैप्टर मेरा आता है ज्वाला। तो देखिए ज्वाला किसे कहते हैं, तो ज्वाला कैसे कैसे होते हैं। तो सभी दहनशील गैस अर्थात जलने वाली जितने भी गैस हैं वो सब ज्वाला उत्पन्न कर सकते हैं क्योंकि गैस जब जलेगा तो वाष्पित होकर ऊपर ही जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये ज्वाला उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन ठोस और द्रव में एक विशेषता है। क्या विशेषता है? कि सभी दहनशील गैस जलने से ज्वाला उत्पन्न हो सकती है, लेकिन क्या, लेकिन उसी ठोस द्रव का ज्वाला उत्पन्न होगा जो गर्म किए जाने पर वाष्पीकृत होगा। तो जो गर्म किए जाने पर वाष्पीकृत होगा वो कौन है? तो आप ले लीजिए केरोसिन, केरोसिन, मोम, डीजल, पेट्रोल, इस प्रकार बहुत इत्यादि होते हैं। केरोसिन, मोम, डीजल, पेट्रोल ये सब को आप गर्म कीजिएगा तो वाष्पित होकर उड़ जाएगा, तो इसका दहनशील हो सकता है। और जो वैसा पदार्थ ठोस या द्रव जिसे आप गर्म करने पर वाष्पित नहीं होता तो उसका ज्वाला उत्पन्न नहीं हो सकता। तो आप समझ गए कि सभी गैस जो है, सभी दहनशील जितने भी जलने वाली गैस है वो सभी ज्वाला उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन ठोस और द्रव, उसी ठोस द्रव का ज्वाला उत्पन्न हो सकता है जो गर्म किए जाने पर वाष्पीकरण होता। तो आपको ज्वाला भी पढ़ ली है और मोमबत्ती की विशेषता भी बता दिए और दहन भी बता दिए। तो इस प्रकार ये चैप्टर